हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के है। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। आज उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस हाउ द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं। शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन थे वो सिर्फ कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स जो थे उनके बेस पर थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ एडवांस कैरेक्टर्स लिए गए, उनके बेस पर क्लासिफिकेशन दिया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हमारा वो एडवांस हुआ है। तो उसमें चेंजेस कैसे कैसे आए और वो चेंजेस कैसे जरूरी है उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियस प्रपोज्ड अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया। करेक्ट, लीनियस ने सबसे पहले प्लांटी और एनिमेलिया को क्लासिफाई किया था और उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हालांकि उससे पहले एरिस्टोटल ने भी ये दिया था। एरिस्टोटल ने भी क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको क्लासिफाई किया था, बट वो बहुत पुरानी बात थी। लेकिन यहाँ पर प्लांटी और एनिमेलिया को लेकर के टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले लीनियस ने दिया था। ठीक है, दिस वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। As this system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes, unicellular and the multicellular organisms, and photosynthetic जिसको हम green algae बोलते हैं, and non photosynthetic जैसे fungi, such organism. So the scientists found that it is unadequate system of classification. तो उन्होंने क्या किया था, ये सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन वाला वो सही नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो प्लांटी था उसके अंदर तीन चीजें एक साथ रखी गई थी। कौन कौन सी थी? एक तो सारे के सारे प्लांट्स रख दिए उन्होंने। सेकंड, जितनी भी फंगस थी वो सारे रख दी। तीसरे, जितने भी बैक्टीरिया थे वो उन्होंने प्लांट्स के अंदर ही डाल दिए थे लीनियस ने। क्यों डाल दिए थे? क्योंकि तीनों के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो एक चीज थी सेल वॉल की प्रेजेंस। लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर तो बहुत अलग थे ना उनके। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन फंगस जो होता है और प्लांट्स जो होता है वो मल्टीसेल्युलर होती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक है, फंगस और प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो ऐसे यहां पर हम क्या कर रहे थे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये सिस्टम जो है वो सही नहीं रहा। तो उसके बाद आपको पता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हकल ने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था। देन आफ्टर दैट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि आरएच व्हिटेकर ने दिया। The classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time. तो टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम में काफी सारे चेंजेस देखे गए। तो क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि कमियां होती है, हर सिस्टम में कमियां होती है। उस कमियों को सुधारने के लिए फिर से नया सिस्टम दिया जाता है। The two kingdom system of classification was replaced by the three kingdom system, by the four kingdom and the finally by the five kingdom system of classification by R.H. Whittaker। और उनका ईयर कौन सा था? 1969 था। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है ईयर पे। द फाइव किंगडम इंक्लूडेड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था? फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट द व्हिटेकर हैज नॉट डिस्क्राइब्ड वायरसेस एंड लाइकेंस। लेकिन यहां पर भी कुछ कमियां थी। जो आरएच व्हिटेकर थे उन्होंने लाइकेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, वायरसेस क्या होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया। तो यहां पर भी थोड़ी थोड़ी कमियां देखने को हमें मिली। देन स्टेनले डिस्क्राइब्ड द वायरसेस, वायरियोइड्स एक्सेट्रा। उन्होंने वायरस, वायरियोइड्स इन सब के बारे में बाद में बताया स्टेनले। Thus, over the period of time, classification system have undergone the several changes। तो उसके बाद क्या होगा, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होता भी रहेगा और होता भी आया है, ताकि हम अपनी कमियों को क्या कर सके, सुधार सके। तो इसके अलावा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, जो थोड़ा सा और ज्यादा डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें क्लासिफिकेशन को उसमें क्या किया गया था, बैक्टीरिया जो है उसके दो पार्ट्स बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है वो चलते थे, चलते हैं और चलते ही रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एडवांस लेवल पर हम जा सके और क्लासिफिकेशन को और ज्यादा बढ़िया बना सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, स्टेट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ। हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस बताने किसके, नंबर फर्स्ट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड नंबर सेकंड आर्की बैक्टीरिया।
हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। उनके यूजेस क्या क्या है और आर्की बैक्टीरिया के क्या क्या यूजेस हैं वो देख लें। फर्स्ट देखिए, ए हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी बात करते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये मेंटेन कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं? बाय नाइट्रोजन फिक्सिएशन। ये नाइट्रोजन फिक्सिएशन करते हैं, एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया फिर आगे अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्लांट को दे दी, प्लांट जो होते हैं ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्लांट्स जो होते हैं उन अमोनियम आयंस का यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और ठीक है ना, और अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, ये सब काम जो होता है ये बैक्टीरिया करते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स बनाकर रहता है और ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि नोड्यूल्स जो होते हैं, नोड्यूल्स क्या होते हैं? छोटी छोटी गांठें होती है जो लेग्यूम प्लांट्स में मिलती है। अब सर लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं? लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स हैं या लेग्यूमिनोसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं इनको लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। इनकी रूट्स में क्या होता है? छोटी छोटी गांठें बनती है। उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रहता है। वो एनवायरनमेंट से क्या करता है? एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर वो प्लांट को ट्रांसफर कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। उसके बाद द मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज द बटर, चीज, कर्ड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बटर, चीज, कर्ड ये सब जो होते हैं ये बैक्टीरिया से ही तो मिलते हैं। बैक्टीरिया जब काम करते हैं किसी रॉ मटेरियल पर तभी तो मिलते हैं। जैसे अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें दूध से दही बनाना है तो हमें बैक्टीरिया यूज लेना पड़ेगा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो एक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। The milk contains bacterial forms like Streptococcus lecti, कुछ बैक्टीरिया Streptococcus lecti ये भी हो सकते हैं, Escherichia coli, E. coli बोलते हैं शॉर्ट में इसको, Lactobacillus ये रहा, Lactobacillus lactis इसका पूरा नाम होता है, and the Clostridium species, SP का मतलब होता है स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज जो होते हैं ये सारे जो होते हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए डेली रूटीन में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हर कहीं पर नहीं मिलते, बहुत हार्श कंडीशंस में मिलते हैं। याद करो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने बात की थी कि वो मिथानोजेंस हो सकते हैं, ठीक है, वो हैलोफिल्स हो सकते हैं, वो थर्मोएसिडोफिल्स हो सकते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो गर्म पानी के झरनों में रहते हैं, हैलोफिल्स जो बहुत ज्यादा सलाइन कंडीशंस में रहते हैं, और मिथानोजेंस कहाँ होते हैं? जो मॉर्शी एरिया में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? और वो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके गट में रहते हैं। मिथानोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? मिथानोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जिनको हम बायोगैस भी बोलते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवर होते हैं, डंग होता है, उनका जो गोबर होता है ना, उसके ऊपर ये रिएक्शन करके क्या करता है? मीथेन या बायोगैस बनाता है और उस बायोगैस का हम यूज करते हैं लाइटिंग के लिए, यानी लाइट जलाने के लिए, या फूड कुकिंग ऑफ फूड के लिए, खाना पकाने के लिए। आर्की बैक्टीरिया हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में भी हेल्प करते हैं। तो ये इनके यूजेस हो गए हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के और ये हो गए आर्की बैक्टीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स ऑफ डायएटम्स? डायएटम्स की जो सेल वॉल है उसकी नेचर समझा दीजिए। याद हो डायएटम्स की जो सेल वॉल थी वो ऐसे थी, एक सोप बॉक्स के जैसी, एक सोप बॉक्स की जैसी थी, और जो इसमें वो सेल वॉल जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहती है। ठीक है, इनके अंदर क्या थी? बहुत सारे पोर्स बने हुए थे, ये पोरस थी, इसीलिए इसका यूज किया जा सकता है ऑयल सिरप्स जो है उनके फिल्ट्रेशन के लिए। और ये रफ होती है क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? सिलिका की लेयर होती है। तो ये रफ होती है तो पॉलिशिंग में भी काम आती है चीजों के। देखिए सेल वॉल के नीचे बताता हूं, देखो, इन द केसेस ऑफ डायएटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग वॉल्स होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ओवरलैपिंग वॉल्स which fit together as a soap box, जो कि एक दूसरे के ऊपर सोप बॉक्स के जैसे फिट होती है। The cell wall is made up from silica, सेल वॉल जो होता है उसमें सिलिका होती है। Due to siliceous the nature of the cell wall is known as diatominate or diatomaceous earth, सिलिका होती है तो इसके अंदर तो जो इसकी सेल वॉल होती है तो बहुत सारी क्या होती है एक साथ में क्या होती है सेल वॉल्स इकट्ठा हो जाती है तो वो सॉइल का फॉर्म ले लेती है। इसको डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं, डायटोमिनेट बोलते हैं। ठीक है, डायटोमिशियस अर्थ इज अ व्हाइटिश, सफेद रंग की होती है, हाईली पोरस, पोर्स बहुत ज्यादा होता है, केमिकली इनर्ट होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, केमिकली इनर्ट होती है, हाईली ऑब्जर्वेंट होती है,
एंड द फाइन पोर्स सब्सटेंस, इसके अंदर सॉरी फायर प्रूफ सब्सटेंस, फायर प्रूफ सब्सटेंस होते हैं एंड फायर प्रूफ सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ये आग जो होता है ना उसके लिए भी इनएक्टिव होती है, आग इसके ऊपर काम नहीं करती है। तो ये इसकी सेल वॉल की नेचर होती है और उसका यूज करते हैं हम, बताया था ना अभी, पॉलिशिंग के लिए और ऑयल्स वगैरह के फिल्ट्रेशन के लिए। What do the terms algal bloom and the red tides significant? यानी कि देखा जाए तो रेड टाइड क्या होता है और एल्गल ब्लूम क्या होता है। देखो एल्गल ब्लूम जो होता है जब कुछ एल्गीज, ठीक है ना, जब कुछ एल्गीज या कुछ एक तरीके से देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये जब क्या करता है पॉल्यूटेड वाटर में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इसको एल्गल ब्लूम कह देते हैं, क्योंकि वो उस वाटर सरफेस के ऊपर इतना फैल जाते हैं कि वो पूरी वाटर सरफेस जो होती है उसको कवर आउट कर लेते हैं, उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। समटाइम्स द ग्रीन एल्गी सच एज क्लोरेला एंड द स्कैंडेनोस एंड स्पायरोगायरा, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसकी भी बात कर सकते हैं हम। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, नॉस्ट्रोक एनामिना, ये सब आते हैं। ग्रो इन एक्सेस वाटर बॉडीज एंड इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द वाटर, These are called algal blooms, तो ये algal bloom बोला जाता है। और बात करते हैं हम रेड टाइड की, तो याद करो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनियोलेक्स होता है, जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने नंबर कितनी तेजी से बढ़ाता है कि आसपास के जो समुद्र का पानी होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है, उसको रेड टाइड बोलते हैं। ये उस समय टॉक्सिन भी छोड़ते हैं, अगर एक्वेटिक एनिमल्स उस टॉक्सिन के कांटेक्ट में आते हैं तो एक्वेटिक एनिमल क्या होता है, मर जाते हैं। तो देखिए रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स गोनियोलेक्स ग्रो इन एबंडेंस इन अ सी and impart the red color of the ocean, correct? It looks like red tides, उसको red tide बोलते हैं। Both due to algal blooms and red tide, animal life declines due to toxins and the deficiency of oxygen inside the water। बिल्कुल, देखो जब algal bloom होता है ना, algal bloom होता है तो क्या होता है, एल्गीज जो होती है वो पानी से कई बार ऑक्सीजन खींच लेती है, क्या बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो जब एल्गीज जो होती है वो मर जाती है तो धीरे धीरे वो पानी को गंदा कर देती है, क्योंकि वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन चलेगी ना, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब चलती है ना तो क्या होता है, बैक्टीरिया जब उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं एल्गीज को, तो वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन कहां से आएगी, आसपास के वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो ऑक्सीजन यूज में लेंगे। वो ऑक्सीजन जो होती है जब वो यूज में आ जाएगी तो क्या पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका तो दम घुटने लगेगा, कहते हैं अरे भैया हमारा तो दम घुट रहा है, हमसे सांस नहीं ली जा रही, तो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। और यहाँ जो रेड टाइड होता है, रेड टाइड में जो टॉक्सिन निकलता है, वो टॉक्सिन जब किसी दूसरे एक्वेटिक एनिमल के कांटेक्ट में आता है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स या उस टॉक्सिन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो कैसी है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द वायरियड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस? याद करो वायरियड्स, वायरियड्स क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड फ्री आरएनए, करेक्ट, वायरस था। और वायरस क्या होता है, इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल ऊपर की तरफ प्रोटीन कोट मिलता है, वायरस होता है। फर्क क्या है दोनों, देख लेते हैं। वायरसेस और वायरियड्स में डिफरेंस देखते हैं। वायरसेस जो होता है दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से तो बहुत ही स्मॉल होते हैं वायरसेस जो होते हैं, ठीक है। वायरियड्स जो होते हैं वो भी स्मॉलर देन वायरसेस, ये वायरियड्स जो होते हैं वो वायरस से भी स्मॉल होते हैं। देखो जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है तो ये वायरस है, ये वायरस है, तो बेचारा वायरियड्स जो होगा वो तो इससे भी छोटा होगा, तो इससे भी छोटा होगा ये वायरियड, बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस, वायरस से भी छोटा वायरियड। सेकंड, बोथ आरएनए एंड डीएनए आर प्रेजेंट, ये तो रॉन्ग है, आरएनए और डीएनए होगा, ठीक है ना, गलत है। वायरसेस में क्या होता है, बोथ आरएनए एंड डीएनए आर प्रेजेंट, आरएनए और डीएनए देखने को मिलता है। मतलब वायरसेस के अंदर क्या हो सकता है, डीएनए मिल सकता है या आरएनए मिल सकता है, दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है। लेकिन 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 वायरस में क्या होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली आरएनए होता है, क्योंकि वो फ्री आरएनए होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है वायरस में, बिल्कुल होता है। वायरस में क्या होता है, प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोथ भी काट देता हूँ, बोथ से कंफ्यूजन होगा, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट, ठीक है ना। फोर्थ, इट कॉजेस डिजीज लाइक मम्स एंड एड्स, मम्स और एड्स के जैसी डिजीज ये पैदा करते हैं। मम्स क्या होता है, मम्स क्या होता है, एड्स तो पता है, एड्स तो सुना होता है, मम्स क्या होता है, मम्स जो होता है वो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनका इन्फेक्शन होता है। मम्स वायरस होता है जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। वायरियड्स, it causes plants diseases like a spindle tuber disease
ऑफ पोटैटो। वायरस जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में डिजीज पैदा करते हैं, वो भी स्पिंडल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है ना। ये प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में डिजीज पैदा कर सकते हैं वायरसेस जो होते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं वायरस और। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में आप बताइए। 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, एक सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं और एक स्पोरोजोन्स होते हैं। 4 ग्रुप्स हैं। देखो एक एक करके बात करेंगे। द प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 4 फाइलम्स, ठीक है, क्योंकि किंगडम है उसके नीचे क्या आएगा? फाइलम है। 4 फाइलम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, चलने के बेस पर लिए गए हैं, ठीक है। जू फ्लैजिलेटा जो फ्लैजिला से चलते हैं। सार्कोडीना जो होता है ना, इन्हीं को हम अमीबॉइड प्रोटोजोन बोल देते हैं क्योंकि वो ऐसे सरक के चलते हैं, खिसक के चलते हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सीलिएट्स जो कि सीलिया की हेल्प से चलते हैं। एक एक करके इनको हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट आता है जू फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? जो कि फ्लैजिला की हेल्प से चलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कह देते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक लंबी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी भी एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को चलने में हेल्प करती है। ये मैंने कौन सा बनाया? क्या बनाया मैंने? ट्रिपैनोसोमा बनाया। These protozoans possess 1 to several flagella for locomotion. इनमें एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं लोकोमोशन के लिए। Zooflagellates are generally यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है, occasionally और मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है। तो जनरली क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन ऑकेजनली कभी कभी इनके अंदर न्यूक्लियस के नंबर जो होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो जाते हैं, तो वो मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बट कम होता है, बहुत कम होता है ये चीज। यूनिन्यूक्लिएट जो होता है वो ज्यादा चलता है। बॉडी इज कवर्ड ऑफ फ्रेम पेलिकल, उनकी बॉडी जो होती है वो पेलिकल की लेयर से क्या होती है? कवर्ड अप रहती है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सिस्ट फॉर्मेशन, वो सिस्ट फॉर्मेशन भी करते हैं। सर ये सिस्ट क्या होता है? सिस्ट क्या होता है? देखो सिस्ट का मतलब बताता हूं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ना, जब इनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो क्या होता है? ये लोग जो है वो अपने, जैसे मान लो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये अपने चारों तरफ क्या होगा? एक बहुत हार्ड वॉल बना लेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वॉल बना लेगा, जिसके कारण क्या होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ना, जो भी हार्श एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इसके ऊपर काम नहीं करते, तो अंदर की तरफ मजे से बैठा रहता है। कहता है जब एनवायरमेंट सही होगा ना तब बाहर निकलेंगे भैया, पहले नहीं निकलेंगे। तो यहां पर क्या होता है? एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है। वो हार्ड कवरिंग जो होती है वो हार्श हैबिटेट से बचाती है उनको। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो हार्ड कवरिंग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन। ये भी देखी जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जियार्डिया, ट्राइपैनोसोमा, लेशमानिया और ट्राइकोनिम्फिया, लेशमानिया और ट्राइकोनिम्फिया बोलते हैं। ये सारे जो होते हैं वो जूफ्लैजिलेट्स होते हैं। उसके बाद सार्कोडियंस क्या होते हैं? सार्कोडियंस को ही अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बोलते हैं, जो कि किसकी हेल्प से चलते हैं? स्यूडोपोडिया की हेल्प से चलते हैं। These protozoans possess pseudopodia for the locomotion. एनिमल्स जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से चलते हैं। धीरे धीरे अमीबा। स्यूडोपोडिया आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। स्यूडोपोडिया 4 तरह के होते हैं पर वो अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। स्यूडोपोडिया आर आल्सो यूज्ड फॉर इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। ये हमारा अमीबा, प्यारा अमीबा, फूड पार्टिकल दिखा उसको, जैसे फूड पार्टिकल दिखा वो अमीबा जो होगा क्या करेगा? स्यूडोपोडिया बनाएगा। स्यूडोपोडिया बना करके क्या करेगा? उसको इनटेक करने की कोशिश करेगा, अंदर इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। सार्कोडियंस आर मोस्टली फ्री लिविंग होता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड ऑन डैम्प सॉइल। फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं कुछ स्पीशीज, और डैम्प सॉइल यानी गीली मिट्टी जो होती है वहां मिलते हैं। ओनली अ फ्यू आर पैरासाइटिक, लेकिन उनमें से कुछ एक जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज कॉमनली होलोजाइक। होलोजाइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? बाहर से सॉलिड फूड इनटेक करके सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। सार्कोडियंस आर जनरली यूनिन्यूक्लियट्स। हाँ, न्यूक्लियस इनके अंदर एक ही होता है, यूनिन्यूक्लियट्स होता है। इसका एग्जांपल हो सकता है अमीबा है, चलने में हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया, और फूड इनगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिनके अंदर लोकोमोशन के लिए कुछ खास ऑर्गन्स नहीं होते, कुछ खास स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ऑल ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स, यानी स्पोरोजोन्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर रह करके नुकसान पहुंचाने वाले, बॉडी की सरफेस पर नहीं, बॉडी के अंदर रह करके नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, ठीक है।
all of them are endoparasites. Locomotory organs just like cilia, flagella, pseudopodia etc. are absent. Correct. न्यूट्रिशन इज अ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है और एब्जॉर्बेटिव होता है, यानी कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। और फैगोट्रॉपी इज रेयर। फैगोट्रॉपी जो होते हैं वो रेयर होती है। फैगोट्रॉपी का मतलब होता है किसी दूसरे को पकड़ के खाना। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं ना, किसी दूसरे को पकड़ के खाना, ये रेयर है। द बॉडी इज कवर्ड विद एन इलास्टिक पेलिकल और क्यूटिकल। इलास्टिक पेलिकल और क्यूटिकल जो होता है उससे कवर्ड रहती है उनकी बॉडी जो होती है, ताकि बॉडी के अंदर कुछ अगर केमिकल वगैरह है तो उनकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचे। न्यूक्लियस इज सिंगल, न्यूक्लियस सिंगल होता है इनका। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर एब्सेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसके अंदर एब्सेंट होती है। The life cycle consists of the two distinct asexual and sexual phases. दो तरह की phases होती हैं इनकी लाइफ साइकिल में, asexual और sexual phases. They may be passed in one monogenetic बोलते हैं इसको, और two different host digenetic बोलते हैं। अगर ये ऐसे होते हैं जो कि एक होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उनको मोनोजेनेटिक बोलते हैं, और अगर एक से ज्यादा होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक बोलते हैं। नंबर फर्स्ट इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, एंड द नंबर सेकंड इज मोनोसिस्टस। प्लाज्मोडियम मैलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। उसके बाद बात करते हैं सीलिएट्स की। सीलिएट्स की नाम से पता चल रहा है कि लोकोमोशन के लिए क्या मिलेगा? सीलिया मिलेगा। दीज आर एक्वाटिक एक्टिव, दीज आर एक्वाटिक, ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, तो सीलिया की हेल्प से चलते हैं। किडनी नहीं है, ध्यान रखना सर, किडनी बना दी, किडनी नहीं है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, पैरामीशियम, ठीक है ना। उसके ऊपर देखो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर सीलिया बोलते हैं जिनको। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, यानी उनके पास एक कैविटी होती है। ये देखो, ये रही कैविटी, ये रही कैविटी जिसको गलेट बोलते हैं, और ये बाहर की तरफ खुलती है। ये बाहर के कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के, यहीं से फूड इनटेक किया जाता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ rows of cilia cause the water laden with the food to enter into the gullet। ठीक है, इसके सीलिया जो होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब होता है एक साथ मूव करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे मूव करते हैं? मैंने कहा था, पहले भी समझाया कि जैसे नाव की रेस होती है ना, नाव होती है ना, नाव बोट रेस होती है, उसमें ना बहुत सारे 8-10 लोग जो होते हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं और एक साथ नाव चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो वो नाव आगे बढ़ती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो सीलिया होते हैं जब ये यूं मूव करते हैं तो या तो इसकी बॉडी मूव करती है, और या फिर बाहर अगर कोई भी फूड पार्टिकल पड़ा होगा और उसको अंदर टेक करना होगा तो वाटर, इसके आसपास वाटर होता है क्योंकि एक्वेटिक होता है, इसके आसपास जो वाटर होता है ये उसको मूव करवाते हैं। ये अंदर की तरफ यूं ऐसे मूव करते हैं ताकि वाटर के साथ फूड जो है वो भी अंदर की तरफ चला जाए। तो गलेट के अंदर फूड चला जाता है, फिर वो क्या हो जाता है? फूड वैक्यूल में पैक हो जाता है, उसका डाइजेशन कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल पैरामीशियम। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है पीछे, जहां पर हमने क्या किया था, प्रोटोजोन्स जो है उसके चारों टाइप्स देख लिए थे, सॉरी प्रोटिस्टा के चारों टाइप्स देख लिए थे। प्रोटोजोआ जो है इसके चारों टाइप्स यानी जूफ्लैजिलेट्स, सार्कोडियंस, स्पोरोजोन्स एंड सीलिएट्स। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। कोई शक नहीं है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। कैन यू थिंक द सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक? कुछ प्लांट्स ऐसे पता है कि आपको जो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है सर? पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, लेकिन बड़े होशियार है वो प्लांट, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, उधर से भी न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन किसी और तरीके से भी न्यूट्रिशन वो ले सकते हैं, तो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखो कौन से होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बट इन नेचर देयर आर आल्सो सम अदर प्लांट्स व्हिच आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, जो कि पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, दे आर पार्शियली डिपेंड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो वो क्या करते हैं? पार्शियली, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? याद करो कौन से होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को लेते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, पकड़ लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहा है? इंसेक्ट्स को भी खा रहा है। क्यों सर? फोटोसिंथेसिस जब वो कर रहा है तो उसको इंसेक्ट को खाने की क्या जरूरत है? फूड ले ही रहा है, जब फोटोसिंथेसिस से फूड बना ही रहा है, फिर क्यों खा रहा है? इंसेक्ट को बेचारे को क्यों खाता है? देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तब कार्बोहाइड्रेट बनता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्रोटीन नहीं बन पाता,
लेकिन प्लांट्स को तो प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। जब अमाइनो एसिड्स चाहिए तो जब उस प्लांट को अमाइनो एसिड नहीं मिले तो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट के ऊपर क्या होता है, काइटिन की कवरिंग होती है। काइटिन का हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। वो जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन जो होती है वो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। वो उस एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट करता है, उससे वो अमाइनो एसिड ऑब्टेन करता है और अमाइनो एसिड लेकर के खुद की प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, वो पार्शियली हेटरोट्रॉप हो जाते हैं प्लांट। ठीक है, देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव अ स्पेशल लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट्स। हाँ, कुछ लीव्स होती है, उनका मॉडिफिकेशन होता है जो कि ट्रैप करती है इंसेक्ट्स को। द ट्रैप इंसेक्ट्स आर किल्ड एंड डाइजेस्टेड बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। देखो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मतलब इंसेक्ट के बाहर की जो कवरिंग है प्रोटीन की, उसको डाइजेस्ट करेगा वो। दैट इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, जो कि लीव्स की सबसे ऊपर की सेल्स जो होती है वो एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। इसका एग्जांपल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है ना, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं, वो दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करते, खुद एकदम आलसी है, कहते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहेंगे। कौन है, देखिए पैरासाइटिक प्लांट्स। एग्जांपल है कस्किटा, इसको हम बोल देते हैं अमरबेल बोल देते हैं। डेवलप्स हॉस्टेरिया। हॉस्टेरिया जो होते हैं वो कुछ सकर्स होते हैं। सकर्स का मतलब जो सक करते हैं न्यूट्रिशन को। विच पेनिट्रेट द वास्कुलर बंडल्स। ये सकर्स क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम फ्लोएम तक चले जाते हैं प्लांट्स के अंदर ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्यूट्स। और वहां से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और सॉल्यूट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड सॉल्यूट्स, और वैसे अपना न्यूट्रिशन लेती है अमरबेल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द टर्म्स फाइकोबायोंट एंड द माइक्रोबायोंट सिग्निफाई। तो माइक्रोबायोंट और फाइकोबायोंट क्या होता है, याद करो लाइकेंस के होता है। लाइकेंस जो होते हैं वो फंगस और एल्गी दोनों का मिक्सचर होता है। उन दोनों का जो अलग अलग पोर्शन होता है उसको माइक्रोबायोंट और फाइकोबायोंट बोलते हैं। देखिए इन केसेस ऑफ लाइकेंस, लाइकेंस क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। द एल्गल पार्टनर व्हिच इज केपेबल फॉर द carrying out photosynthesis is known as a phycobiont। मतलब जो photosynthesis करता है, जो algae वाला पार्ट है, that is phycobiont, where the fungal partner which is heterotropic in nature is known as mycobiont। यानी कि जो फंगल पार्ट होता है, जो हेटेरोट्रॉपिक होता है, उस फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट क्या हो गया, एल्गल पार्टनर हो गया, उसका पार्ट बोलेंगे, और माइकोबायोंट फंगस के पार्ट को। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंगी अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि हमें कंपेयर करना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फंगस की जितनी भी क्लासेस हैं उनके अंदर। तो फंगस के अंदर जितनी भी अलग अलग क्लासेस हैं, 4 तरह की क्लास दे रखी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनके अंदर हमें कंपेयर करना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या वो सेप्रोट्रॉप्स हो सकता है, बिल्कुल वो सेप्रोट्रॉप्स हो सकता है। ग्रो ऑन अ डेड डिकेइंग मैटर। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं। वही अगर इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकता है। मोटाइल जो होता है तो उनको जूस्पोर बोल देते हैं, और नॉन मोटाइल होता है तो हम उनको एप्लिनोस्पोर्स बोल देते हैं, बताया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वाया द गैमेटोजेनाइटल कॉपुलेशन। मतलब देखा जाए तो गैमिट्स फॉर्मेशन होगा। गैमिट्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, फिर उसके बाद में उनसे जाइगोट बनेगा, और फिर आगे चल करके नई फंगस बनेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय द गैमिट्स होता है। वहीं अगर मैं एस्कोमाइसिटीज बोलूं तो एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर्स भी है, पैरासाइटिक भी है, और कॉर्पोरोफिलस है। कॉर्पोरोफिलस का मतलब होता है जो कि ग्रो करती है डंग के ऊपर, ऊपर होता है उसके ऊपर ग्रो करने वाली होती है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टेक्स प्लेस थ्रू द कोनिडिया, जो कि स्पेशल क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द एस्कोस्पोर फॉर्मेशन। एस्कोस्पोर्स बनता है जो कि सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनके अंदर, उससे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात करूंगा अगर मैं थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज की,
स्टीडियोमाइसीटीज में क्या होता है, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दीज हैव सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की होती है, दे आर डीकंपोजर्स आल्सो, और ये डीकंपोजर्स भी होती है। इनके अंदर अगर मैं बात करूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। हाँ, ड्यूटेरोमाइसीटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स वाया बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन, जो कि बेसिडियोस्पोर के फॉर्मेशन से होता है। ये बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, दो फंगल फिलामेंट्स जो होते हैं, याद करो, दो फंगल फिलामेंट्स जो होते हैं उनके आपस में जुड़ने से फिर आगे चल करके N+N स्टेज बनती है। फिर उन N+N स्टेज में सबसे ऊपर की तरफ जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, वहां पर क्या होता है, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, फिर वहां बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं बाय द मियोसिस। तो ये प्रोसेस होती है बेसिडियोस्पोर्स के बनने की। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्या होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज दे कैन बी सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक हो सकती है, वो डिकम्पोजर्स हो सकती है, और वो पैरासाइट भी हो सकती है। इनमें बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्सुअल, क्योंकि इसका मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज इम्परफेक्ट फंगी है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इम्परफेक्ट फंगी होती है, इनकम्प्लीट फंगी बोलते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, इनमें भी क्या होता है, कोनिडिया बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट बीन आइडेंटिफाइड इन दिस ग्रुप। तो जिन फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी नहीं होती है, तब तक उनको कहाँ रखा जाता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन होता है चारों क्लासेस का फंगस की, जिनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है सब। यूग्लिनॉइड्स याद करो, यूग्लिनॉइड जिसके अंदर एग्जांपल आता है यूग्लिना का। यूग्लिना जो होता है कैसा है, वो प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स प्लांट के, कुछ कुछ कैरेक्टर्स एनिमल के। कैसे देखो, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर फॉलोज। कौन कौन से होते हैं देखो, दे अकर्स इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड द डैम्प सॉइल्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट में मिलते हैं, डैम्प गीली मिट्टी में मिलते हैं, डैम्प सॉइल। A single long flagella present at the anterior end। सबसे anterior end जो होता है वहां पर क्या मिलता है, एक लंबा सा फ्लैजिला मिलता है, ठीक है। उसके बाद creeping movements occurs by the expansion and the expansion of their body known as euglenoid movements। उसके बाद क्या होता है, ये कैसे चलते हैं, ये बॉडी अपनी थोड़ी सी फैलाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर फैलाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर फैलाते हैं, फिर ऐसे चलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, यूग्लिनॉइड मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिपिंग मूवमेंट होता है इनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोफाइटिक, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। होलोफाइटिक का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। सेप्रोबाइक मतलब डिकम्पोज करना चीजों को, ठीक है ना, सड़ी गली चीजों के ऊपर है ना। या फिर होलोजोइक हो सकता है, होलोजोइक यानी किसी दूसरे एनिमल को पकड़ करके खा जाता। रिजर्व फूड मटेरियल इज अ पैरामाइलिन। पैरामाइलिन स्टार्च होता है जो कि इनके अंदर स्टोर्ड फूड के फॉर्म में देखा जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, आगे चल करके कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इनके अंदर पैरामाइलिन स्टार्च स्टोर रहता है। यूग्लिनॉइड्स आर नोन एज अ प्लांट एंड एनिमल कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये ज्यादा करेक्ट होता है, ठीक है ना। 7. Under the favorable conditions, euglenoids multiply by the longitudinal binary fission। और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करते हैं। मान लो ये यूग्लिना है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करके 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो यूग्लिनॉइड्स के होते हैं। अब उनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम जो कि प्लांट कैरेक्टर्स, और कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल तो प्लांट्स जो होते हैं ना उनका कैरेक्टरिस्टिक है ना, लेकिन इनमें भी मिलता है, ठीक है। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन लेना, ये प्लांट्स के कैरेक्टर्स हैं। जबकि एनिमल्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं देखो, प्रेजेंस ऑफ पेलिकल। पेलिकल जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट लेयर होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है जो इनके ऊपर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, चलने में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है तो इनको चलने में हेल्प मिलती है। इट इज मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स एंड नॉट अ सेलुलोज। सेलुलोज नहीं होता इनके ऊपर। प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या होता है, एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है, उसके पास में एक छोटा फ्लैजिला होता है, ठीक है ना। बड़ा वाला फ्लैजिला जो होता है वो चलने में हेल्प करता है, छोटा वाला फ्लैजिला क्या होता है वो फूड इंटेक करता है। छोटा वाला फ्लैजिला मुंह के पास में होता है और फूड इंटेक करने में हेल्प करता है। जैसे यूग्लिना है, यूं है सर, ये एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है और ये एक छोटा सा फ्लैजिला होता है। बड़ा फ्लैजिला चलने में और छोटा फ्लैजिला फूड इंटेक करने में हेल्प करता है।
प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मिलती है, ठीक है। द फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन मिलता है इसमें और 1 से 2 हो जाते हैं। तो ये सब एनिमल के कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए ट्यूबुलिना जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इनकी स्ट्रक्चर कैसी, वायरसेस की जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है इनके अंदर, ठीक है। ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीजेस, कोई 4 कॉमनली वायरल डिजीजेस के नाम भी देने। तो वायरसेस क्या होता है, देखो वायरसेस आर नॉन सेलुलर, बिल्कुल सही, नॉन सेलुलर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं, सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग है, ठीक है ना, नॉन सेलुलर है वो। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ एनवेलप, इसको क्या बोल देते हैं, कैप्सिड बोल देते हैं। इसके अंदर क्या, न्यूक्लियोइड एंड ऑकेजनली 1 और 2 एंजाइम्स, कभी कभी क्या होता है इनके अंदर क्या होता है 1 या 2 एंजाइम हो सकते हैं, ठीक है। वायरसेस पोजेस एन आउटर थिन लूज कवरिंग कॉल्ड एनवेलप, उसके ऊपर की जो आउटर थिन कवरिंग होती है उसको एनवेलप बोलते हैं। द सेंट्रल पोर्शन इज न्यूक्लियोइड, सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, यानी बिखरा हुआ सा डीएनए, सराउंडेड बाय अ कैप्सिड दैट इज मेड अप फ्रॉम स्मॉलर सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर्स। याद हो तो उनका जो प्रोटीन का कवरिंग होता है, लेकिन उसको कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड जो होता है वो छोटे छोटे सब यूनिट्स जिसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं उनसे बना होता है। द न्यूक्लिक एसिड यानी कोई भी डीएनए या आरएनए होगा प्रेजेंट इन द वायरसेस आर नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए आरएनए उसको न्यूक्लियोइड बोलते थे, ठीक है। इट इज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस, और वही वायरसेस का इन्फेक्टिव पार्ट होता है which utilize the host cell machinery, और वही डीएनए क्या होता है, वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो होता है वो सेल के अंदर चला जाता है, कोई भी लिविंग सेल में चला जाता है और उसकी मशीनरी का यूज करता है अपनी कॉपियां बनाने के लिए। तो वायरसेस खुद तो अपनी कॉपी नहीं बना सकते, आपको पता है, वो सेल की मशीनरी का यूज करते हैं अपनी कॉपियां बनाने के लिए। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है जिसको हम शॉर्ट में डीएस आरएनए बोलते हैं, एज फाउंड इन अ पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए मिलता है, हेपेटाइटिस बी वायरस में मिलता है, ठीक है। एंड हर्पीज वायरस जो होता है इनके अंदर क्या मिलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, एसएस डीएनए भी हो सकता है इनके अंदर, किसमें मिलता है, कॉलीफेज वायरस में मिलता है, ठीक है। कॉलीफेज 5-174, 5-174 वायरस का नाम है, ठीक है ना, इसमें मिलता है। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए अकर्स इन रियो वायरस, रियो वायरस में मिलता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में मिलता है, दैट अकर्स इन टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, और पोलियो वायरसेस जो होते हैं उसके अंदर भी मिल सकते हैं। पोलियो वायरस जो होता है वो पोलियो कॉज करता है। 4 कॉमन वायरल डिजीजेस कौन कौन सी है, नंबर फर्स्ट पोलियो, सेकंड एड्स, थर्ड हेपेटाइटिस बी, और फोर्थ रेबीज। रेबीज के बारे में पता है क्या, रेबीज जो होता है वो जो रैबिडो वायरस होता है उससे होता है, ठीक है। किसमें मिलता है, पागल कुत्ता जो होता है ना उसके काटने पर, खाली पागल कुत्ते के काटने पर नहीं, पागल कुत्ते के अलावा बिल्ली, पागल बिल्ली, लोमड़ी, ठीक है ना, बैट, यहाँ तक कि चमगादड़, अगर उनमें भी अगर रेबीज के वायरस का इन्फेक्शन होता है और वो कोई इंसान को काट लेता है तो इंसान में रेबीज हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनाइज द डिस्कशन इन योर क्लास ऑन अ टॉपिक आर द वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। क्लास में ये डिस्कस करना है कि प्लांट्स लिविंग वायरसेस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो देखो वायरसेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए वायरस जो होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, क्योंकि कभी कभी तो वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करते हैं। दे आर रिजेंबल्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन, तो वो नॉन लिविंग की तरह कब बिहेव करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ, फिर मैं बात करूंगा लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरह कैसे बिहेव करते हैं। नंबर फर्स्ट, लैकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, सेल का लिक्विड नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो प्रोटोप्लास्ट नहीं है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां चलेगी, प्रोटोप्लास्ट में तो चलती है, तो वहां है ही नहीं, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी जीरो होगी। सेकंड, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज, यानी कि इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज करने का मतलब है उनको एक साथ में रख करके उनको किसका क्रिस्टल बनाया जा सकता है, और उस क्रिस्टल में क्या होगा, प्रोटीन। किसने बनाया था सबसे पहले उस वायरस का क्रिस्टल, स्टैनले ने बनाया था 1935 में। थर्ड, द हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी व्हिच इज फाउंड ओनली इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब अगर मैं वाटर के साथ उसकी डेंसिटी कंपेयर करूं,
ठीक है ना, वाटर के साथ डेंसिटी कंपेयर करते हैं, मतलब होता है ना कि पानी से कितना भारी है, ठीक है ना, कितना ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर, तो वो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव ग्रेविटी जो होती है, वो सिर्फ नॉन लिविंग्स में पॉसिबल है और वायरस में भी ये चीज पॉसिबल है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं उसको। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, रेस्पिरेशन नहीं करता, एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम में कुछ है ही नहीं इसका। नंबर 5, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ नहीं करता, ग्रोथ नहीं होती इनके अंदर, डिवीजन नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, मतलब खुद से डिवीजन नहीं कर सकता। 6, कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल्स, यानी कि अगर ये लिविंग सेल इसको ना मिले तो वो इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता, एकदम इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, कितने भी सालों तक पड़ा रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में, कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन जैसे वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव हो जाता है और अपना डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है लिविंग सेल में, और फिर उसकी मशीनरी का यूज करता है किसके लिए, अपनी कॉपियां बनाने के लिए। They resemble living objects in, living objects की तरह कैसे बिहेव करता है, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, हाँ इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है जो कि लिविंग सेल्स का कैरेक्टर है। सेकंड, प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है इसके अंदर, डीएनए जो होता है, आरएनए जो होता है वो सडन चेंज हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है, तो चेंजेस आएंगे, चेंजेस आना भी लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मतलब होता है कि बाहर से जो भी एनवायरनमेंट से कोई भी फैक्टर होता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग चेंज होना, ठीक है, तो मतलब इनके अंदर चेंजेस देखे जाते हैं कई बार। तो उसके बाद फोर्थ, कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल, तो ये किसी सेल के अंदर की तरफ क्या करते हैं, अपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं और उस सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वहां वो अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, तो अपने नंबर बढ़ाना भी लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो वायरस में नॉन लिविंग और लिविंग जो होते हैं वो दोनों चीजों को दिखाता है, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12 और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।